हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। यहाँ पर मिलने वाले सभी वीडियो आपके लिए 100% फ्री हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि 2 वीडियो दिखाने के बाद आपसे बोलें कि तीसरा वीडियो यानी कनेक्टेड टॉपिक का वीडियो देखने के लिए आपको जो है वो किसी तरह का पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी जब चाहें देख सकते हैं, वो भी 100% फ्री। और ये सभी क्लासेस में के लिए है किंडरगार्टन टू 12th है, आपका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट, जेई, एनटीएससी, ओलंपियाड, जितने भी वीडियोस हैं आपके लिए 100% फ्री है। तो फ़ायदा उठाते रहिए। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारा क्लास 9th हिंदी कोर्स बी में व्याकरण का जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, विराम चिन्ह, उसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अब तक हम 6 विराम चिन्हों को समझ चुके थे। ठीक है, तो इन 6 विराम चिन्हों में हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें आई, जिनमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम आपका था, उद्धरण चिन्ह थे। ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर और क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह था, सभी हमने समझे हैं। तो ध्यान रखिए। तो अब आगे, जैसे अभी तक हमने ध्यान से समझा, आगे के भी समझते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 7। नंबर 7 है हमारा योजक या विभाजक चिन्ह। योजक चिन्ह या योजक चिन्ह मतलब जोड़ना और विभाजक चिन्ह मतलब अलग करना। इन दोनों के लिए ही हम सेम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक छोटा सा डैश। तो क्या दिया है, योजक चिन्ह और योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन कहा जाता है। जो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोनों मिलाकर एक समस्त पद बनाते हैं, किंतु दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। तो अब यहाँ पर 2 पदों को आपस में मिलाने के लिए हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और इनको यूज करने के नियम क्या हैं, क्या दिया है, विलोम शब्दों के बीच में लगाते हैं। अक्सर क्या है, विलोम शब्दों के बीच में लगाते हैं। जैसे है रात दिन, सच्चा झूठा, काला गोरा, हम इसके लिए आते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए दिया है रात दिन, योजक चिन्ह, गरीब अमीर, लाभ हानि, इन सभी को हमने आपस में जोड़ने के लिए। अब अगर आपस एक साथ हम नहीं लिख सकते थे, हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, रात दिन, ये लिखने का ये तरीका गलत हो जाएगा। तो हम कैसे लिख देते हैं, क्योंकि ये विलोम है इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं रात डैश दिन। ठीक, तो इसको आपस में हम मिलाने के लिए योजक का इस्तेमाल करते हैं। हम एक साथ मिलाने के लिए नहीं कि इनको मिला दिया और आपस में ये एक बन गए, ऐसा नहीं करते। फिर आते हैं द्वंद्व समास के बीच में, जिनके अर्थ प्रायः समान होते हैं। द्वंद्व समास में हम क्या करते हैं, जो है भूल चूक, शोर गुल, चाल चलन, इन जैसे शब्दों के लिए भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं आप, चाल चलन, शोर गुल, भूल चूक। फिर समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच भी लगाते हैं, जो क्या कहते हैं, वाक्य में समान अर्थ रखते हैं मगर 2 बार इस्तेमाल होने। जैसे घर घर जो है, आज घर घर महक रहा है, फूलों से घर घर महका है। तो घर घर समान अर्थ है, घर घर तो यहाँ बहुवचन में था, लेकिन इसको हमने 2 बार प्रयोग करके बता दिया। घरों में महक रहा है, फूलों की महक घरों में महक रही है, इससे अच्छा हमें लगा कि घर घर महक रही है, ज़्यादा लिखेंगे। तो ये समान था, तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया घर घर। रात रात दूर दूर, मतलब एक ही शब्द को हम 2 बार इस्तेमाल करें, दोनों बार उसका अर्थ सेम हो, तो भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं तुलनावाचक शब्द सा, सी, से पूर्व भी लगता है। तुम सा, तुम सी, तेरे जैसी। तो जहां पर हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, समानता कर रहे हैं, वहां पर भी तुम और सी के बीच में हम डैश लगाएंगे। देखो दिया है तुम सी, मूर्ख कोई और नहीं है। तो यहाँ तुम सा, मूर्ख कोई और नहीं है, तो तुम और सा, यहाँ समानता बताने के लिए जो हम बता रहे थे, उसके लिए हमने योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया। फिर आते हैं मध्य के अर्थ में। अब यहाँ पर क्या है, राम रावण युद्ध। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 संज्ञा शब्द हैं और इन दोनों को साथ में करना है, मतलब साथ में है और इन्हें थोड़ा थोड़ा अलग करना है। याद रखिए, दोनों संज्ञा शब्द एक साथ हम कैसे लेके आ सकते हैं, राम रावण युद्ध। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, योजक चिन्ह का इस्तेमाल
कर दिया, इसको हम विभाजक चिन्ह इस जगह कहेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, इनको अलग किया है, राम रावण को हमने अलग अलग किया। भाई एक अच्छाई का प्रतीक है, एक बुराई का प्रतीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको अलग करने के लिए हमने यहाँ विभाजक चिन्ह का इस्तेमाल किया। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में भी हम करते हैं। अब जैसे अगर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो हमने उसके लिए आपको बताया था कि अल्प विराम लगेगा। लेकिन अब एक ही संख्या को हम अगर पार्ट में बांटते हैं, जैसे 1/3, 1/4, ठीक है, क्या कहते हैं, आपने आधा बोला, तो आधा के बीच में तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1/3, 3/4, 1/4, 2/4, है ना, 3/4। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक ही संख्या को हमने आधा जहाँ पर किया है वहां पर हो रहा है। यहाँ पर 3 और चौथाई के बीच में डैश और 1 और तिहाई के बीच में हमने योजक चिन्ह को लगाया है। फिर आते हैं जब दो विशेषण संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त हो। अब क्या है, क्या दिया है, जब दो विशेषण संज्ञा के, भूखा प्यासा, अंधा बहरा, अब ये दोनों ही क्या हैं, ये विशेषण शब्द हैं और इनको हम क्या कर रहे हैं, संज्ञा के अर्थ में, संज्ञा का अर्थ बताते ना, भूखा प्यासा व्यक्ति इधर उधर घूम रहा था, है ना, भूखा प्यासा था तो इधर उधर घूम रहा था। तो अब भूखा और प्यासा ये दो विशेषण है। अब विशेषण जो है वो दोनों समान विशेषण है। अब हम बहुत ऐसा देखो, यहाँ पर दो तरीके से आ सकता है। पहली चीज तो हमने वैसे बोला भूखा और एक आता है बहुत भूखा, ठीक है, और ये आया यहाँ पर प्यासा। ओके, तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, भूखा प्यासा ये दोनों विशेषण हैं। किसके ही विशेषण हैं, व्यक्ति के। ये दोनों व्यक्ति के विशेषण हैं। अब व्यक्ति हमारा क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो व्यक्ति शब्द है ये हमारा क्या है, ये दोनों ही विशेष्य हैं, विशेष्य यानी कि संज्ञा शब्द हैं, ठीक है, ये दोनों ही हमारे संज्ञा शब्द हैं। अब ये भूखा और प्यासा, अब यहां पर देखिए क्या चीज है, ये भूखा और ये प्यासा, ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा आ रहा है विशेषण। विशेषण, ठीक है। तो फिर ये बहुत क्या है, अब ये जो बहुत शब्द आ रहा है ये बहुत हमारा क्या है, ये प्रविशेषण है, ठीक है। विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत भूखा आता है तो ये इन दोनों के बीच जो है हम इन दोनों के बीच में हम नहीं लगा सकते, समझ में आया, इन दोनों के बीच में हम योजक चिन्ह को नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि एक प्रविशेषण है और एक क्या है, वो विशेषण है, एक प्रविशेषण है और एक विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर जो आप देख रहे हो भूखा और प्यासा ये दोनों विशेषण है, एक साथ इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हमने यहां पर क्या किया है, योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। अब बहुत भूखा ये एक प्रविशेषण है, एक विशेषण है, इसलिए इन दोनों के बीच में हम योजक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर। अब आते हैं जब एक शब्द सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब हम, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकल रहा है पानी, पानी ये सार्थक शब्द है, वाणी ये निरर्थक शब्द है। पानी क्या हुआ हमारा, सार्थक शब्द है जिसका अर्थ निकल रहा है, वाणी कोई शब्द होता है, ये क्या है, ये एक निरर्थक शब्द है, ये एक निरर्थक शब्द आ रहा है, उल्टा पुल्टा अनाप शनाप। तो यहां पर आप देख रहे हो एक क्या है, सार्थक है जिसका अर्थ निकलता है, एक निरर्थक है जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए शुद्ध संयुक्त क्रियाओं के बीच, जैसे मारना, पीटना, आना जाना, कहना, दो क्रियाओं के बीच में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में जिताना, जितवाना,
डराना, डरवाना, कराना, करवाना। तो यानी कि एक ही क्रिया जो और उसको खींचकर दूसरी क्रिया बनाई जाए वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर दो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, इन दोनों के बीच हमने योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। फिर है जब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो पद एक साथ प्रयुक्त हों, यानी कि जो हमारे संख्यावाची 2 4 पहला दूसरा 4 4, यानी कि जहां पर हम दो संख्याओं को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग करते हैं तो हम अल्पविराम लगाते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं 2 4 पानी की बॉटल्स दे दो, 2 4 पानी की बोतल दे दो, तो यहाँ पर 2 2 4 2, तो यहाँ पर दो संख्याओं को हम साथ लेकर आए, इसलिए हम इनके बीच में अल्पविराम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। जब अनिश्चित संख्यावाची विशेषण सा, सी से आदि से जुड़ी हूं, जैसे थोड़ा सा, कम से कम, बहुत से लोग, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची हमें नहीं पढ़ा, थोड़ा कितना, बहुत कितना, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है और जहां सा सी से भी आएगा वहां पर हम इसके बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। गुणवाचक विशेषण में सा जोड़कर, मतलब बेसिकली आप मानो जहां पर सा शब्द आ रहा है उसके साथ भी हम जो है योजक चिन्ह को लगाते हैं। गुणवाचक विशेषण के साथ लगा रहे हैं बड़ा सा पेड़, बड़े से बड़े लोग। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए? नगरों, संस्थानों, दुकानों, समितियों, आयोगों, कल कारखानों और पत्र पत्रिकाओं के नाम में योजक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? देखिए कहाँ कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, उड़ीसा सहकारी समिति, केंद्रीय भंडार, संगीत नाटक अकादमी, शिक्षा आयोग, कॉलेज पत्रिका, टाटा स्टील कंपनी। अब ये देखिए ये संस्थानों की, पत्रिकाओं की, जगहों की जहां नाम आ रहे हैं उनके बीच में हम योजक चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा कहा, तत्पुरुष समास में नहीं करते। समास में देखिए आप देख रहे हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, इनमें कहीं पर भी हम नहीं करते हैं। आप बीती, राष्ट्रभाषा, तिलचट्टा, फिर है चरण कमल, गोवर गणेश, धर्मशाला, दिन रात, यथाशक्ति, आजकल। तो अब हमने अभी बताया था दिन और रात में हम योजक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिन रात जो है अगर वो समास में है तब हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने वाक्य में से सिंपल रूल बोल गए दिन रात ये पढ़ता ही रहता है, तो अब क्या होगा, ये दिन रात यहाँ पर समास नहीं है। अब हम बोलेंगे दिन रात जैसा ही कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर दिन और रात आएगा, है ना। तो इसलिए ये याद रखना है, जहां पर अब ये समास होंगे वहां पर हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। द्विगु समास में भी नहीं करते, पंचवटी, सत्सई, चौमासा। जिन शब्दों के अंत में पूर्वक, पूर्ण, मय, युक्त, व्यापी, द्वारा, रूपी, गण, भर, मात्र, स्वरूप आदि जोड़े जाएं उनमें भी हम नहीं करते। जैसे हम बोल रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, दिन भर, परिषद, द्वारा, परिणाम, स्वरूप, मानव, मात्र। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ अव्यय शब्दों को जोड़ा जाता है प्रत्यय के रूप में, तो उनमें भी हम योजक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। विशेषण विशेष्य के बीच में अहिंदी भाषी, मातृभाषा, हिंदी फिल्म, शुभ समाचार, तो ये एक विशेषण विशेष है। कुछ विशेषण विशेष्य में इस्तेमाल होता है, जैसे अलंकार में भी होगा, तो वहां पर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सिंपल भाषा में लिख रहे हैं तो वहां पर हम नहीं करेंगे। शब्द के आरंभ में लगने वाले उपसर्गों में नहीं करते, उपसर्ग में हम बिल्कुल भी नहीं करते, उपसर्ग प्रत्ययों में हम योजक चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे यहाँ दिया है उपकुलपति, उपसभापति, असहयोग, उपकार, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उप जो है वो उपसर्ग है, उप यहाँ पर अ और उप, तो आप देख रहे हैं इनके बीच में कहीं पर भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये आपको पता चल गया कि हम कहाँ पर योजक चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आते हैं हमारा आठवां विराम चिन्ह है निर्देशक या रेखिका चिन्ह। ये क्या होता है? निर्देशक चिन्ह अंग्रेजी में डैश नाम से जाना जाता है।
किसी विषय, विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। मतलब हम यहाँ पर किसी की बात को इंडिकेट करने के लिए निर्देशक चिन्ह को इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा डैश, अब जो कुछ उन्होंने बोला उसे हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, तो वो डैश हमारा क्या हुआ, वो हुआ निर्देशक या रेखिका चिन्ह। अब कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल करते हैं और क्या नियम है? उद्धत वाक्य से पहले, जैसे अभी हमने बताया तुलसीदास जी ने कहा, आपका यहाँ जो आ रहा है निर्देशक चिन्ह, फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा यानी कि उद्धरण चिन्ह शुरू होता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो और यहां पर हमने पूर्ण विराम लगाकर उद्धरण चिन्ह को बंद कर दिया। तो ये होता है जहां पर किसी की कही बात से पहले हम बोलते हैं। फिर आते हैं विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी हम करते हैं। जैसे वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद होते हैं तो हमने निर्देश बताया कौन से भेद होते हैं, सामने हमने बता रहे हैं, ये देखिए लगाया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां पर संधि के जो 3 भेद हैं वो कौन से भेद हैं, इसको निर्देश करने के लिए हमने निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल किया। संवादों या वार्तालापों में भी हम करते हैं। जैसे यहां पर दिया है दीदी तुम टीटी, यहां पर बताया टीटी तुम्हारा टिकट कहां तक का है। अब वार्ता संवाद लेखन हो रहा है, जैसे संवाद लेखन तो आप लोग कर ही चुके हैं, तो संवाद लेखन करते समय भी जो वक्तव्य बोलना जा रहा है, जैसे टीटी ने कहा बोला तुम्हारा टिकट कहाँ है, तो छात्र ने क्या कहा, मेरा टिकट पटना तक का है। तो यहाँ पर छात्र और टीटी के आगे देखिए हमने निर्देशक चिन्ह लगाया है। फिर आते हैं जैसे, यथा, उदाहरण आदि शब्दों के बाद भी लगाते हैं। यहाँ पर दिया है संस्कृति की सा ध्वनि फारसी में हा हो जाती है, जैसे असुर, अहुर। तो अब यहाँ पर हमने ये चीज बताई, संस्कृत की सा ध्वनि फारसी में हा हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है, असुर का अहुर हो गया। तो ये निर्देश करने के लिए जैसे के आगे हमने लगाया, उसी तरह यथा या उदाहरण के आगे भी हम इस निर्देशक चिन्ह को लगाते हैं। वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए भी हम लगाते हैं। जैसे आज ऐसा लग रहा है, अब आज कैसा लग रहा है, ये हमारा विचार है, कैसा लग रहा है, मैं घर पहुंच गया हूं, तो ये दोनों ही मेरे विचार हैं। आज ऐसा लग रहा है, मैं घर पहुंच गया हूं, तो आज ऐसा लग रहा है, बहुत नींद आ रही है, तो ये क्या, आज बहुत आलस लग रहा है, बिस्तर पर लेट जाऊं, लगता है बिस्तर पर लेट जाऊं। तो इन 2 वाक्यों के बीच हम क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह को लगाएंगे, दोनों ही भाव मेरे हैं। फिर आते हैं अवतरण के अंत में रचनाकार का नाम देने के लिए। जहां पर हम कोई अवतरण लिखें उसके बाद हम रचनाकार, वो अवतरण किसने बोला है उसका नाम अगर हम प्रस्तुत करना चाहें तो उस नाम से पहले हमें उधर जो है निर्देशक चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए, भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। तो ये किसी का वक्तव्य था, किसका वक्तव्य था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो उनके नाम से पहले हमने यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल किया। अब आते हैं नेक्स्ट, एक विचार के बीच में दूसरे विचार के आ जाने पर भी लगाते हैं। जैसे तुम्हें मैं साफ कहता हूं, बाद में पछताना होगा, पछतावा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लगाया तुम्हें और मैं के बीच में, और यहाँ पर भी, यानी कि मैं एक विचार लिख रही हूँ, उसके बीच में दूसरा विचार आ जाए तो उन दोनों के मध्य में ही उस विचार को मैं लिखूंगी, उन दोनों निर्देशक के बीच में। फिर है निम्नलिखित या निम्नांकित शब्द के बाद भी लगाते हैं। जैसे बोलते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निर्देशक। अब निम्नलिखित के आगे हम डैश लगाते हैं, पूर्ण विराम तो नहीं लगाते ना, तो वही चीज है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, निर्देशक चिन्ह, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निर्देशक चिन्ह। तो आप अक्सर ये अपने क्वेश्चन पेपर्स में भी देखते होंगे ना, इस तरीके से आते हैं। फिर है किसी पद के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए दोहराने वाले पदबंधों के बीच में। जैसे रोहित मेरा मित्र है, घनिष्ठम मित्र है। तो अब यहाँ पर मेरा मित्र है इतना सफिशिएंट था, लेकिन हमने बताया बहुत ही ज्यादा फास्ट फ्रेंड, घनिष्ठम मित्र है, तो उसको और ज्यादा हमें जो है भावपूर्ण अभिव्यक्ति करने के लिए हमने क्या किया, वहां पर निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया। अब आते हैं हमारा नवा चिन्ह। नवा चिन्ह कौन सा है, अपूर्ण विराम चिन्ह। आप जैसे विसर्ग की बिंदी लगती है ना, उसी तरीके से देखें यहाँ पर 2 बिंदी जो लगती है, इसे हम बोलते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह।
अब क्या होता है, अंग्रेजी का कोलोन शब्द हिंदी में अपूर्ण विराम है। अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होता है, इसलिए कभी भी विसर्ग का भ्रम होता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे तुलसीदास एक अध्ययन, अब ये जैसे आप लोग के अनुच्छेद लेखन आते हैं ना, तो उसमें देखिए इस जो है अपूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हम विराम लेना चाह रहे हैं मगर पूरी तरीके से हम नहीं लेते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, अब आपको बताना है विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। टॉपिक हमारा विज्ञान है, लेकिन उसके अंदर आपको एक्सप्लेन क्या करना है, वरदान की अभिशाप। अब तुलसीदास के बारे में आपको लिखना है, लेकिन एक अध्ययन के तौर पर लिखना है कि वो क्या है, कैसे रहे, उनकी पढ़ाई, उनकी कृतियों के बारे में हमें देना है। नेक्स्ट हमारा आता है वो है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह को हम कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे और फिर एक योजक चिन्ह। यहाँ पर हम क्या होता है, जब हम किसी चीज का विवरण देने जा रहे होते, एक्सप्लेन करने जा रहे होते, जैसे हमने अभी लिखा क्या कहते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो आप हेडिंग डालोगे वरदान, तो वरदान के बाद आप क्या लगाओगे, विवरण चिन्ह। क्यों, क्योंकि अब आप वरदान को व्याख्यायित करने जा रहे हो, उसका विवरण करने जा रहे हो, इसलिए वहां पर विवरण। खाली डैश लगा के नहीं छोड़ोगे, डैश तो निर्देशक चिन्ह होता है, हम निर्देशक चिन्ह थोड़े, हम कोई निर्देश थोड़ी ना देने जा रहे हैं। उस जगह हम क्या पर लगाएंगे, उस जगह हम विवरण चिन्ह को लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अब हम उस वरदान को अब विवरण करने जा रहे हैं, उसकी पूरी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो अब क्या है, सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह होता है, विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है या किसी कथन को विस्तार से देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमने जैसे भी बताया, हम लोग बहुत हद तक निर्देशक के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम किसी चीज की व्याख्या करने जा रहे हैं या विवरण करने जा रहे हैं, तब हम इस विवरण चिन्ह को लगाते हैं, उस जगह हम निर्देशक चिन्ह को नहीं लगाते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया है, आपको यहाँ पर विषय दे दिए गए, इसलिए यहाँ पर विवरण चिन्ह लगाएं। क्या विवरण चिन्ह, ये है साहित्य और समाज, स्वतंत्रता और आंदोलन। तो इस तरह के प्रश्नों में विवरण चिन्ह लगता है। फिर क्या है, वाक्यांशों के विषय में कोई सूचक देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, अब दो भेद होते हैं, इसका विवरण हम करने जा रहे हैं। कौन से भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वचन के दो भेद होते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, आपको ये क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह लगा दिया। फिर आते हैं, कुछ लोग अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग भी विवरण चिन्ह की तरह करते हैं। अपूर्ण विराम को विवरण चिन्ह की तरह करते हैं, जो कि गलत है। अपूर्ण विराम का मतलब होता है कि हमें कहीं पर रुकना पड़ रहा है, तो ये हमें ऐसा नहीं करना है। अब हम आते हैं, हमारे 11वें विराम चिन्ह है, वो है कोष्टक। कोष्टक यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, बोलते हैं ब्रैकेट। क्या है, कोष्टक चिन्ह को अंग्रेजी में ब्रैकेट नाम से जाना जाता है। वाक्य में किसी शब्द अथवा वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करना हो तो उसे सुस्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टकों का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। अब क्या चीज है, कोई वाक्यांश है, उसका अर्थ स्पष्ट करना है, तो उसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, कर देते हैं ना, तो उस जगह हम कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये देखेंगे। जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं, तो कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है, हम किसी चीज को बीच में बताना चाह रहे हैं, जैसे फीलिंग है या कुछ है, तो उस जगह हम क्या करते हैं, उस जगह पर हम बीच में, मतलब हम नहीं चाहते कि वो हमारी फीलिंग जो है पूरे वाक्य में मिल जाए, तब हम कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, उन दिनों में राम नरेश दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी कि उन दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय में, अभी तो वो प्रोफेसर है लेकिन मैं शोधार्थी था, यानी कि उन दिनों की जब हम बात कर रहे हैं तब वो शोधार्थी था, लेकिन अभी प्रेजेंट समय में क्या है, अभी वो प्रोफेसर है। तो हमने ये बताया कि पहले तो वो शोधार्थी था लेकिन अभी वो प्रोफेसर है। हमने अपने दोनों भावों को व्यक्त किया, मगर एक भाव को हमने कोष्टक में कर दिया जो प्रेजेंट समय का था। नाटक एकांकी में निर्देश के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे राजा का प्रवेश पटाक्षेप, जैसे ही राजा आए और क्या हुआ, पर्दा
गिर गया। पटाक्षेप मतलब जहां पर हम बता रहे हैं भाई नाटक लिखे जाते हैं ना, तो नाटक लिखते समय क्या होता है, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो डायलॉग्स होते हैं वो तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो जैसे अब मान लीजिए क्या हुआ, कोई भी एक व्यक्ति है वो अंदर आया, दरवाजे पे आया और बोल रहा है मैं बहुत ही प्यासा हूं। अब जैसे ये मान लीजिए दरवाजा है और मैंने प्रवेश किया, मैं बोल रही हूँ, अब मैं बोलते बोलते अंदर आई, मैं बहुत प्यासी हूं, तो अब मैं जो बोल रही थी वो तो आपने संवाद में लिख दिया कि रूपाली ने बोला बहुत प्यासी है, लेकिन इसके साथ हम चलते हुए अंदर आ गए, तो जो मेरी क्रिया थी क्या हुआ, अंदर आ जाना, उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये खास तौर से नाटक और एकांकी में होती हैं। जो संवाद होते हैं उन्हें तो हम लिख देते हैं, लेकिन जो हमारी क्रियाएं होती हैं, अर्थात हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, बोलना, बैठना, चाय पीना, हाथ हिलाना, ठीक है, ये सारी जो हमारी क्रियाएं हो रही होंगी उनको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर आते हैं, किसी वर्ग के उपवर्गों अथवा क्रम सूचक अंकों या अक्षरों को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे रहे हैं, सारी चीज पॉइंट्स दे रहे हैं, तो ये पॉइंट नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसे हमने क्या किया, देखिए कोष्टक में कर दिया ना। अब पॉइंट 1 2 3 को हम कैसे ले आते हैं, कोष्टक में, यानी कि जहां पर हम किसी चीज को पॉइंट्स में बता रहे होते हैं। कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कोई एक ऐसा शब्द हमने भाषा में इस्तेमाल कर लिया जो डिफिकल्ट है, तो उसका अर्थ को हम उसी शब्द के बगल में कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे दिया है, लौकिक मनुष्य सुखों के पीछे भागता है, तो अब लौकिक का तात्पर्य क्या होता है, उसका मतलब होता है सांसारिक, तो अब हमने सांसारिक जो था वो कोष्टक के लिख दिया कि लौकिक का जो अर्थ है वो क्या है, सांसारिक है। तो इस तरीके से कोष्टक के इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं हमारा 12वां जो चिन्ह है, क्या है, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। क्या है, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, यानी कि क्या हुआ, किसी चीज को शॉर्ट करके लिखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह को एब्रिविएशन साइन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ होता है, अर्थात पूरे शब्द की जगह प्रतीक रूप में आदि वर्ण लिखकर अंत में लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। शून्य चिन्ह अधिक स्थान घेरता है, इसलिए अब इसके स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, डॉक्टर के लिए हम डॉक लगा देते हैं, हम जैसे बोलते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो डॉक्टर हम पूरा नहीं लिखते, हम डॉक लिख के उसके आगे 0 लगा देंगे या डॉट लगा देंगे। तो ये चिन्ह जो है हमारा, ये चिन्ह क्या है, लाघव चिन्ह कहलाते हैं। जैसे प्रोफेसर के लिए प्रो लगा के डॉट लगा देते हैं। फिर आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए हम डी लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी भी को छोटा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह को लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पदलोप चिन्ह, यानी कि जहां पर हम अब एक शब्द या नहीं, पूरी एक एक पद, यानी कि जहां पर कई सारे पदों को, एक लाइन को भी हम गायब कर देते हैं, तो उस जगह जो हम चिन्ह लगाते हैं क्या करते हैं, इस तरह डॉटेड लगता है। यहाँ पर हमने क्या किया, किसी एक शब्द को हमने गायब किया, और इस तरह के हम जो करते हैं ना, प्लस और क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के जो साइंस लगाते हैं इस तरीके से क्रॉस का, तो वो हमारा होता है पूरी पूरी एक लाइन को गायब कर देना। क्या है, जब किसी अवतरण का पूरा उद्धरण ना देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तब लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पद लोप सूचक चिन्ह को तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कुछ अंश को छोड़ दें, हम नहीं लिखें उस तरीके से। जैसे कोई हम गाना लिखते हैं, अब गाना लिखने के साथ उसके आगे डॉट 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 लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये आगे और है मगर हमने इसको लीव कर दिया, इसके आगे नहीं है। जैसे है यहाँ पर कैसे, राम के रूप निराहती जानकी, अब बीच के दो पद हमने गायब कर दिए, 2 लाइंस गायब कर दी, कर टेरी रही पलटारत नाही। तो यहाँ पर ये 4 पदों की चौपाई थी जिसमें हमने क्या किया, 2 लाइंस को गायब कर दिया, हटा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से हम चिन्हों को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है, मित्र वही है जो सदैव सुख दुख में समान रूप से शामिल रहता है।
तो अब यहाँ पर शामिल रहता है, तो यहाँ पर देखें जो संकल्पों को दृढ़ करने में सहायक होता है वही सच्चा मित्र है। जिसमें संकल्प शक्ति क्षीण होती है वह मित्र नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक पंक्ति को गायब कर दिया। उस पंक्ति को गायब करने के बाद हमने इस तरीके से पदलोप चिन्ह को लगा दिया। तो यहाँ पर मतलब जहाँ पर हम कहीं लाइन या कुछ आगे की कुछ वर्ड्स को गायब कर रहे हो उस जगह हम पदलोप चिन्ह को लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं समानता सूचक चिन्ह। अब क्या है, इसको हम बोलते हैं तुल्यात्मक सूचक चिन्ह, अंग्रेजी में इक्विवेलेंस इनडायरेक्ट सिंबल कहा जाता है। क्या है, इसमें इनडायरेक्ट सिंबल कहा जाता है किसी शब्द का अर्थ अथवा भाषा के व्याकरण विश्लेषण में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया। मतलब जहां पे हम बता रहे हैं कि ये बराबर है, जो चीज हम बोल रहे हैं ये सारी चीजें बराबर हैं, उस जगह हम इस चिन्ह को लगाते हैं समानता दिखाने के लिए। क्या दिया है, कृतधन। कृतधन का मतलब क्या होता है, उपकार ना मानने वाला। मतलब दोनों ही चीजें सेम है, कृतधन कह लीजिए या उपकार ना मानने वाला कह लीजिए, दोनों का अर्थ बराबर होता है। फिर है तपह प्लस वन। तपह प्लस वन, इसका हम संधि जब करते हैं तो क्या होता है, तपोवन। तो दोनों का मतलब बराबर ही है। अच्छाई बुराई, आ ब। तो यहाँ पर कई चीजों को जो हम बताते हैं बराबरी दिखाने के लिए वहां पर हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं 15 त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि मतलब गलती हमसे, यानी कि जब कहीं गलती हो जाए तब हम इस चिन्ह को लगाते हैं। लिखते समय हमसे क्या होता है, अक्सर कुछ शब्द छूट जाते हैं, तब हम इस चिन्ह को इस्तेमाल करके अपनी त्रुटि को सुधारते हैं। कैसे दे रहे हैं देखिए, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह को अंग्रेजी में ऑब्लिएशन साइन कहते हैं। वाक्य में त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई शब्द आदि छूट जाता है। जैसे हमने बताया, जब हमसे छूट जाता है, जैसे मेरे कमरे में सामान्य वस्तुएं हैं, तो अब मेरे से कई लिखना छूट गया था, तो हमने यहाँ पर चिन्ह का इस्तेमाल किया, ऐसे चिन्ह का इस्तेमाल किया और कई। अब जैसे बोल दें मेरे पास सामान है, मेरे पास सामान है। तो अब मेरे पास सामान है, तो अरे मुझसे छूट गया, अरे मेरे पास बहुत सामान है। जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ट्रैवलिंग क्या, मेरे पास बहुत सामान है, तो बहुत हमसे छूट गया था, तो हमने यहाँ पर इस चिन्ह को लगा दिया। तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पर ये चिन्ह लगाया, यानी कि मेरे पास बहुत सामान है। इस चिन्ह को लगाकर हमने बहुत अपनी त्रुटि को सुधार लिया कि ये शब्द हमसे छूट गया था। उसी तरह क्या है, जो नाम एक ही कराए उसे व्यक्तिवाचक संदेह। एक ही क्या कराए, तो जीव का बोध कराए। क्या कराए, जीव का बोध कराए। वो अब हमसे छूट गया था, तो हमने यहाँ पर त्रुटि सूचक चिन्ह लगाया। ये देखिए त्रुटि सूचक चिन्ह लगाया और हमने बता दिया कि हमसे ये गलती हुई थी। नेक्स्ट है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण, जहां पर हम किसी चीज को दीर्घ में बता रहे हो, ठीक है। अब इनको हम मात्रिक शब्द भी कहते हैं। कैसे आ रहा है, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह यानी कि हम एस का प्रयोग किया जाता है। छंदों के वर्ण की गणना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब छंद में कितने वर्णों का हमने इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल करने पर देखिए, ये हमारी इकहरी मात्राएं होती हैं और ये हमारी दोहरी मात्राएं होती। जो हम ऐसे लाइन बना रहे हैं ना, पूर्ण विराम जैसी लाइन है, ये इकहरी मात्रा है, और जो एस जैसे बन रहे हैं ये हमारी क्या है, दोहरी मात्राएं। जैसे रहीमन में हमारे क्या है, 4 वर्ण हैं। पानी में हमारे कितने आ रहे हैं, 4 वर्ण आ रहे हैं, 2 और 2, पा आ और ना ई। फिर राखिए में 2 2 4 1 5 वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी टोटल कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हमारी आ रही हैं। तो इसको आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो मात्रा, ये जो एस करके बनता है, इसे हम जो है 2 मात्राओं के रूप में गिनते हैं। उसी तरह बिन पानी सब सून में 11 मात्राएं आ रही हैं हमारी। पानी गए ना उबरे में 13 मात्राएं और मोती मानस चूर में 11 मात्राएं।
जो पूर्ण विराम को हम एक मात्रा तथा एस को हम दो मात्रा माना जाता है, जिसे क्रमशः लघु या दीर्घ कहते हैं। यानी कि जो पहली मात्रा डंडे जैसी रहती है पूर्ण विराम, उसे हम लघु मात्रा कहते हैं, और जो एस जैसी रहती है उसे हम दीर्घ मात्रा कहते हैं। अच्छा, जब हम ओम लिखते हैं, जैसे ओम 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 लिखते हैं ना, ओम, इसको तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा ओम। अब इसी को हम बोले ओम, अब इसको हम लंबा खींच रहे हैं ना, दीर्घ मात्रा है, तब हम यहाँ पर इस मात्रा को लगाते हुए चले जाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं ना, हम इसको ऐसे करके लगाते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारी दीर्घ मात्रा। ओम, एक ओम होता है, एक हम बोलते हैं ओम, तो इसको हमने क्या लंबी मात्रा में खींचा, तो ये हमारा हो गया दीर्घ मात्रा। 7वां है हमारा पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक यानी कि जहां पर हम सेम एज इट इज कहते हैं, जैसे कोई भी चीज को जैसे ऊपर लिखा है सेम वही चीज हम नीचे बोलें, तो नीचे लिखनी हो लेकिन उसको हम वहां पर ना लिखकर उसकी जगह जो है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को लगा दें। जैसे यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को अंग्रेजी में रिपीट पॉइंटर सिंबल कहते हैं। पुनरुक्ति सूचक यानी कि डबल कॉमा रहता है का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए होता है। मतलब सेम हम क्या दोबारा बार बार लिखते जाए, तो उसकी जगह हम इस चिन्ह को लगाते हैं। कैसे होता है देखिए, यहाँ पर साहित्यकारों के नाम हैं और यहाँ विधा हैं, उन्होंने कौन कौन सी विधाओं में लिखा है। जैसे नामवर सिंह जी ने एक आलोचक हैं, मुक्ति बोध यानी गजानंद मानव मुक्ति बोध एक कवि हैं, अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद जो है वो अज्ञेय वो भी कवि हैं, तो दोनों कवि हैं। तो कवि हम दोबारा नहीं लिखना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को लगा दिया। फिर है रामचंद्र शुक्ल निबंधकार हैं। समझ में आया आपको, जब हमें कोई एज इट इज चीज उतारनी हो तो वहां पर हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को लगाते हैं। उपरोक्त टेबल में आप क्या है, उपरोक्त टेबल में मुक्ति बोध के ठीक नीचे अज्ञेय का नाम है। दोनों मूलतः कवि हैं, इसलिए अज्ञेय के सामने दोबारा कवि ना लिखकर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो समझ में आ गया पुनरुक्ति सूचक का इस्तेमाल हमने किस तरीके से किया है, यहाँ कहाँ पर होता है। अब आते हैं हमारा आखिरी विराम चिन्ह, क्या है, रेखांकन चिन्ह। क्या है, रेखांकन क्या होता है, अंग्रेजी का अंडरलाइन हिंदी में रेखांकन चिन्ह कहलाता है। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम कभी कभी जैसे आप लोग को क्वेश्चंस देते हैं, तो रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, तो वहां पर उस रेखांकित यानी कि वो महत्वपूर्ण शब्द है और उसका आपको अर्थ बताना है। किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए भी उसे हम रेखांकित करते हैं। कैसे, देखिए, हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर निर्भर हैं। तो अब बात पर निर्भर है सारी चीजें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर है सड़क सुरक्षा के प्रति स्वयं लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। यानी कि ये क्या क्या कर दिया, रेखांकन चिन्ह लगा दिया। फिर है हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा काफी समृद्ध है, इसके प्रवर्तक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। तो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू विधा जो है बहुत प्रचलित है, और इसको प्रचलन करने में जो सबसे ज्यादा हाथ रहा वो बनारसी दास चतुर्वेदी का रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इसलिए हमने क्या किया, इनके नीचे रेखांकन चिन्ह लगा दिया, अर्थात इसे अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे 18 आपको विराम चिन्ह बता दिए। ध्यान रखिएगा, ये 2 पार्ट में थे, दोनों ही पार्ट आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण का कितना महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमें विराम चिन्ह के प्रकारों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम हिंदी भाषा का ठीक ठाक प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर 18 विराम चिन्हों को आपको व्याख्यायित किया। तो अब जब भी आप लिखेंगे, आप इन चिन्हों को सही जगह लगाने के पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, और हमें यकीन है कि आप लगा लेंगे।
तो ये हमारे विराम चिन्ह 2 पार्ट में थे, दोनों ही पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारे चिन्ह अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब ये आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ CBSE K-12 इंग्लिश दिखेगा इस तरीके से। इसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, आपकी क्लास है 9th। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। अब हम ये पढ़ रहे थे कहाँ पर विराम चिन्ह? ये पढ़ रहे थे हिंदी ग्रामर में। तो ये रही हमारी हिंदी ग्रामर, इसके नीचे है वॉच नाउ, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट होगी। तो इसी में आपको विराम चिन्ह मिलेगा। विराम चिन्ह को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके अंदर सारे टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे हमने इसे 2 पार्ट में समझाया है, इसके आगे अभी आपके इसके अभ्यास कार्य भी आएंगे। फिर आपके इसके 1 शॉट रिवीजन यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, MCQs हैं, टेस्ट पेपर है, सभी कुछ हम लेकर आएंगे। तो ये सारे ही उस टॉपिक के में मिल जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आपको देखना है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए अच्छे से। व्याकरण के टॉपिक हमेशा अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी डाउट रहता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो बस देखते रहिए, आगे और भी मैं विराम चिन्ह की एक्सरसाइज लेकर आ रही हूँ। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।